नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का विषय है आरक्षण। आरक्षण का आधार, आरक्षण की आवश्यकता और आरक्षण का विकल्प। मित्रों, यह बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर उसके नेता मनोज जरांगे के विरुद्ध आज मुंबई हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और ग्राउंड को 3 बजे तक खाली कर देने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि अदालत का आदेश देना कानून के तहत होता है, नेता का आंदोलन करना अपने सुविधा के तहत होता है, राजनीतिक दलों का आंदोलन बनाए रखना, चलाए रखना अपने वोट बैंक के हिसाब से होता है और पुलिस उन सब के बीच में पिसती है। वो निर्दोष है। इन सब एपिसोड में पुलिस का कहीं कोई रोल नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सफर पुलिस ही करती है, दंडित भी पुलिस ही होती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको बताऊं कि जैसे मुंबई हाई कोर्ट ने आजाद मैदान को खाली करने का आदेश जारी कर दिया, 3 बजे तक खाली कर दो। मुंबई के हाई कोर्ट के जज का आदेश सुना देने से तो खाली हुआ नहीं आंदोलन। नेता को जाके खाली करवाएगा नहीं, उसका वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो आगे पुलिस को किया जाएगा। अब मान लीजिए कि 3 बजे तक के निर्देश का पालन अगर नहीं हुआ तो अदालत के अवमानना का केस पुलिस कप्तान पर होगा। कमिश्नर साहब बुला लिए जाएंगे, फटकार लगेगा, या हो सकता है डिसमिस, सस्पेंड या सेवा मुक्त का आदेश पारित हो जाए। अवमानना का तो केस पारित ही हो गया और अदालत का अवमानना मतलब उनको आगे प्रमोशन में परेशानी। और अगर मान लीजिए कि कोर्ट का सम्मान करते हुए पुलिस सख्ती से मैदान को खाली कर दे, तो मुख्यमंत्री का आदेश आएगा, तुरंत सेवा में कोताही और जनता की पिटाई के नाम पर उनको सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, तबादला कर देंगे। मतलब पीछेगा पुलिस वाला ही, जिसका कोई दोष नहीं है। खैर, वो एक आधार बना इन विकल्पों पर बात करने के लिए। मित्रों, जैसा कि यहां पर एक मामला निकल के आया, मनोज जरांगे ने कहा है कि हमको कुर्मी जाति में शामिल कर लिया गया। अब जो पहले से कुर्मी है वो विदग्ध कहे कि हमारे कुर्मी में और कुर्मी की जरूरत ही नहीं है, हम पहले से कुर्मी ठीक ठाक है। सरकार ने कहा कि हम आपको पिछड़ी जाति में आरक्षण का लाभ दे देते हैं, तो जो लोग पिछड़ी में पहले से हैं वो करेंगे, नहीं इनको अलग से दो, हमारे में क्यों दे रहे हो। पिछड़ी में दो ना दो, मैं यहां नहीं सवाल कर रहा हूं, मैं तो पूरे आरक्षण व्यवस्था पर प्रश्न कर रहा हूं। आरक्षण 100% है ना तब तक, और अगर सरकार की माने, राजनीतिक दल की माने, आरक्षण की मांग करने वालों की मांगे, तो वो बार बार कहते हैं कि नहीं 27% से काम नहीं होगा, आप इनकी सीमा बढ़ाओ। अदालत कहती है कि 50% से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ये होना नहीं चाहिए, गैर संवैधानिक है। क्योंकि संविधान बनाने वालों ने कहा था कि आरक्षण वहां बिल्कुल ना हो जहां प्रोडक्शन प्रभावित हो। खैर, उसको तो उसी दिन उन लोगों ने बत्ती बना करके फेंक दिया और संविधान निर्माताओं की भावनाओं को तो उसी दिन तिलांजलि दे दी गई, जिस दिन आरक्षण को एक बार एक्सटेंड किया गया, क्योंकि वो तत्कालिक रिलीफ थी। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं कि अगर उन लोगों की बात मान लिया जाए, राजनीतिक दल के लोग सदन से पास कर दें कि नहीं अब 100% दिया जाएगा, तब भी हमारे देश में 100 से ज्यादा जातियां हैं, तो जो बाकी के जातियां रह जाएंगे उनको कैसे समावेश किया जाएगा। और अगर उनको इसमें समावेश किया जाएगा तो जो पहले से जाति है उनका क्या होगा। यह गंभीर बात कोई राजनीतिक दल आपके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि उनको वोट बैंक का खतरा है। संघ प्रमुख ने सिर्फ एक बार कहा था कि आरक्षण पर विचार हो। बिहार का चुनाव भाजपा हार गई थी। उसी के बाद जब नरेंद्र मोदी आया तो उन्होंने आरक्षण को और ज्यादा तगड़ा, कड़ा और गैर संवैधानिक और गैर नैतिकतावाद कर दिया। मतलब अब अनुसूचित जाति जनजाति वैसी हो गई है कि वो कोई भी आय वाला आदमी हमको झूठा इल्जाम भी लगाएगा तो हम स्वर्ण समाज के अंदर 6 महीने पहले बंद हो गए, 6 महीने बाद जमानत होगी, उसके बाद तब तक वो भूल जाएगा कि कोई बात हुआ था, नहीं हुआ तो अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब 6 महीना तो हमारा लाइफ स्पाइल हो गया, ऐसा बना दिया गया। इसलिए नहीं कि उनका कोई हमारे दलित भाइयों से कोई प्यार है, ना ना ना, वोट बैंक का लालच है, ताकि उनको वोट बैंक के लिए कर दिया जाए।
अगर यही 100 समाज के लोग ले लें तो क्या होगा? तब आप कहेंगे भाई 10% आरक्षण तो उनको भी दिया गया है। मेरा विरोध यहीं से शुरू होता है कि आखिर हम 73 वर्ष आजादी के हो गए, मतलब आरक्षण का प्रावधान किए हुए इस देश में 73 वर्ष हो गए। अगर हम 73 वर्ष के बाद भी अभी भी आरक्षण के आधार को बनाए रख रहे हैं, आधार के अस्तित्व को बनाए रख रहे हैं और बिना आरक्षण का सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब संविधान निर्माताओं ने जो सोच करके आरक्षण का प्रावधान किया था वो विफल रहा। तो नए परिप्रेक्ष्य में नए विकल्पों पर विचार हो, नए चीज सामने लाई गए, व्यापक बहस हो कि आखिर 73 वर्ष के में अगर संविधान के प्रावधान पर आरक्षण उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका या आम आदमी जिस आदमी के लिए आरक्षण का प्रावधान था उसको हम उस मेन स्ट्रीम में नहीं ला सके तो यह फेल हो गया व्यवस्था। तो अगर कोई व्यवस्था फेल हो जाता है तो उसके विकल्पों पर विचार की जाती है। हमारे संविधान में दिए कई प्रावधानों को बहुमत के आधार पर हमने बदला है, हमने कई अमेंडमेंट किए हैं। अभी 130वां अमेंडमेंट हुआ है ना, मतलब 129 बार अमेंडमेंट की प्रक्रिया जा चुकी है। मतलब कि 129 बार संविधान के मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, या जरूरत के हिसाब से जोड़ा गया है या तोड़ा गया है, हटाया गया है या सटाया गया है। तो अगर आप 129 बार कर दिए हैं और उसके बावजूद भी हमारे भाई लोग इस धूप में, इस बारिश में सड़क पर अपने अधिकारों की मांग के लिए बैठे हैं, तो अब एक बार आप उसके विकल्प पर विचार करके देखिए। संविधान में निर्माताओं का इच्छा था कि हमारे सभी लोग मेन स्ट्रीम में रहे, एक समान रहे, इसलिए उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया था। लेकिन उन्हीं संविधान निर्माताओं ने समानता के साथ साथ आरक्षण का भी अधिकार दिया था। मतलब कंट्राडिक्टरी है हमारा संविधान, एक जगह सबको समान बताता है और वहीं दूसरी जगह आरक्षण दे देता है, मतलब एक आदमी को असामान्य बता देता है। लेकिन जो उसमें नरेशन दी गई थी, जो नोटिंग था, वो यह था कि एक 10 साल के पीरियड के लिए दिया जाए कि जो एक कुछ लोग कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में मेन स्ट्रीम से बाहर हैं तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। अब मजा देखिए, संविधान निर्माताओं ने मेन स्ट्रीम में लाने की बात की थी तो 1973 मतलब 1952 से ही जिन परिवार को पहली बार आरक्षण मिला वो आज तक उसका लाभ ले रहे हैं और दूसरों के लिए छोड़ ही नहीं रहे। जैसे पहली बार आजादी की लड़ाई के बाद जब सरकार बनी, आम चुनाव हुआ, जगजीवन राम दलित चेहरा के रूप में प्रचारित हुए। उस वक्त एक सिंगल दलित चेहरा थे, आज भी उनका परिवार सासाराम में राज कर रहा है। रजीवन जागी रहे, उसके बाद मीरा कुमार जी रही, मीरा कुमार के परिवार को लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बाद जो लोग, मतलब जो लोग आरक्षण पे आता है वो हटता नहीं है। जबकि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि भाई एक दलित जाए तो वो अगर वो आरक्षण से एमपी बन गया तो किसी दूसरे को बनने दें, एक एक करके सिस्टम आवे और सब लोग उस सीट का लाभ लें और मेन स्ट्रीम में। मतलब अभी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 20वीं, 50वीं जितनी बार भी संसद का चुनाव हुआ है उसमें उतने सांसद दलित वर्ग के बनते, लेकिन नहीं बने। हाजीपुर से रामविलास पासवान लड़ते रहे जब तक जीते रहे, उसके मरने के बाद वहां उनका बेटा लड़ रहा है। मतलब हाजीपुर से एक दलित का सीट रामविलास का परिवार मार रहा है। पिछड़ी जात का सीट बिहार में लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मार रहे हैं। अगर जब से 1952 से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा है 2025 तक कई पिछड़ी जाति के नेता उभर के आते, लेकिन जो आदमी को मौका मिला, 90 में मुलायम सिंह को मौका मिला तो वो हट नहीं गए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को भर दिया, लेकिन एक किसी अहिर को नहीं दिया, अपने यादव भाई को नहीं दिया। मतलब आरक्षण में खोट नहीं है, आरक्षण हड़पने वालों के मन में खोट है। और सबसे मजे की बात है कि जब इस पर विचार होता है तो जिनका अधिकार मारा जाता है उन्हीं को सामने खड़ा किया जाता है। एक बार बात हो, कोई क्रीमी लेयर पर चर्चा हो, भाई जो कलेक्टर हो गए, जो जज हो गए, जो अरबपति खरबपति हो गया, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अब उस भाई को आरक्षण दे जो आरक्षण का हकदार है, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को आगे कर दिया बरगला करके कि आपका आरक्षण छीना जा रहा है और आप आरक्षण की लड़ाई लड़िए। और मजे की बात है कि वो अपने ही विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से झगड़ रहे हैं और फायदा उनको पहुंचा रहे हैं जो उनको बहका रहे हैं। और यह बात हमारा भाई समझ नहीं रहा है। मित्रों,
मेरा बात है, चर्चा तो खैर कई घंटा चलेगा, वीडियो लंबा करने की मेरे को जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मेरी बात थोड़ा बोलना, ज़्यादा समझना और समझाना। विचार करिए कि 73 वर्ष के बाद भी अगर आरक्षण की आवश्यकता अभी भी है तो अब समय आ गया है कि उसके दूसरे विकल्पों पर समाज चर्चा करे। सरकार नहीं करेगी क्योंकि उसको वोट बैंक का खतरा है। वो अगर 100% आरक्षण भी दे देगी तब भी सरकार में वही रहेंगे जो सरकार में अभी है। मतलब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा अगर भाजपा सरकार में आएगी तो, चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा अगर भाजपा सरकार में आएगी। मतलब अगर 40 वर्ष तक मोदी जी जिंदा रहे तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब पिछड़ी बद, और वो कहते हैं ना कि मैं बनिया का बेटा हूँ, बर्तन मांजने वाले की बेटा हूँ, तो आप ही अकेले बर्तन मांजने वाले का बेटा तो है नहीं, बहुत सारे बर्तन मांजने वाले हैं, उनका बेटा नहीं होना चाहिए। यह बात सोचने वाली है। लालू प्रसाद अब थक गए, कोर्ट से उनको सजा हुई है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तब उनका 8वीं फेल लड़का मुख्यमंत्री का कंटेस्ट कर रखा था, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अब बिहार में कोई यादव का बच्चा नहीं है जो मुख्यमंत्री की योग्यता रखता हो, वो 8वीं पास लड़का ही रखता है। यह नुकसान आप ही का है, क्योंकि हाजीपुर सुरक्षित सीट से मैं ठाकुर राकेश सिंह परमार चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता, और अभी नहीं हुआ है। तो कौन लड़ेगा? रामबिलास जी अब नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तो चिराग लड़ रहा है। मतलब रामबिलास जी मंत्रिमंडल का फूल मजा लिए, अपने आप को समृद्ध किए, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और अब उनका बेटा समृद्ध कर रहा है खुद को। एक बार भी उसको विचार नहीं आया कि मैं किसी दूसरे दलित पासवान को दूं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आया हुआ है। संविधान निर्माण की तो यही इच्छा थी। तो अगर संविधान में आरक्षण के प्रावधान से सभी आरक्षित वर्ग के लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो पुनः विचार की आवश्यकता है। अगर धनी, पूंजीपति, बड़े अफसर, बड़े नेता संविधान में लिए सुविधाओं को हड़प रहे हैं और बाकी अपने ही भाई का हक मार रहे हैं तो संविधान में दिए प्रावधान पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और 73 साल तक भी अगर आरक्षण से संविधान निर्माताओं के उस पावन पवित्र आत्मा को, उन सोच को कि भाई यह सब लोग मेन स्ट्रीम आएंगे और सभी बराबर के भाव पाएंगे, अगर अब तक भी बराबर नहीं हो पाए हैं तो संविधान में दिए प्रावधान आरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और नेता नहीं करेंगे, मैंने जैसा कि कहा, उनको वोट बैंक का खतरा है। आप करेंगे क्योंकि यह आपके अधिकार की बात है, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो या अनारक्षित वर्ग का हो। एक बार विचार करिएगा कि अगर 100% आरक्षण हो जाए तो जातियां तो 100 से ज्यादा हैं, तो फिर उनका क्या होगा जो 100 से ऊपर जाति में आएंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे? मामला बड़ा गंभीर है, पेचीदा है और चिंता करने वाला है। और मैं उन्हीं मुद्दों पर विचार करता हूँ, बहस करता हूँ, चर्चा करता हूँ जो महत्वपूर्ण हो, और विश्व महत्वपूर्ण मिला आज की तारीख में मुझे नहीं मिला कि आपके सामने रखूं। मैं तो विचार कर ही रहा हूँ, आप भी विचार करिए कि आरक्षण किस फॉर्म में लगे, 100 के बाद कौन सा प्रतिशत आएगा, जाति 100 से ज्यादा है, और क्या कोई दूसरा विकल्प भी है, तत्कालिक रिलीफ और पूर्णकालिक रिलीफ? चर्चा जरूर करेगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपका सुझाव इस वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मेरा प्रयास को सार्थक करता है। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन कि आप विचार जरूर करिएगा और हमें अवगत कराइएगा। आपको एक बार पुनः सादर प्रणाम। मैं राकेश परमार।